हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज़ का पार्ट 41 लेकर। ये हमारा लास्ट पार्ट है। वीडियो तुरंत स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है ये, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि इस समय बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ रही होंगी डिफरेंट चैनल्स पर। आपको नया कुछ भी नहीं देखना है, चाहे वो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स डाले या लास्ट 1 ईयर्स का डाले। आपने जो पढ़ रखा है सिर्फ वही देखिएगा, नहीं तो सारा डाटा खिचड़ी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। तो इस समय नया कुछ मत देखिए, टाइम बिल्कुल नहीं है। आप उसी से स्कोर कर लेंगे जो आपने कवर किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सजेस्ट किया था कि करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखिएगा, वो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आप करंट अफेयर्स मत देखिएगा। ये सीरीज़ अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो, यानी अगर ढंग से कंप्लीट हो जाती है ये सीरीज़, तो आप 65 प्लस स्कोर आराम से कर लेंगे आपके ESI और ARD वाले पेपर में। बस इतना ही कहूँगा। बाकी कल एक 5 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, अगर आप देखने आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज बेस्ट है। लेकिन याद रखिए, जो लोग इस समय जो है नाइट में लेट नाइट जग रहे हैं, वो अपना रूटीन जल्दी से चेंज कर ले, क्योंकि आपका एग्जाम डे में होने वाला है। सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने जो है 2 बार अनसक्सेस फेस की है इसकी वजह से, नाइट में लेट नाइट जगने की वजह से। तो आप वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारा दिमाग जो है स्लीपिंग मोड में रहता है एग्जाम हॉल में, उससे हमें बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है। तो सजेस्ट करूँगा प्लीज़ आप चेंज कर लीजिएगा उसको। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले जो डाउट्स या फिर मिस्टेक्स थी उनको सही कर लेते हैं। डाउट्स क्या था? डाउट्स था जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें एक लोगों ने सजेस्ट किया था कि सर आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए 122 सिटीज़ हो गई हैं। मैंने क्या बताया था आपको? 102 सिटीज़। उन्होंने कहा था सीपीसीबी ने 122 सिटीज़ कर दी हैं। देखिए, सीपीसीबी ने सीपीसीबी का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है। वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। सीपीसीबी जो 122 सिटीज़ में अलग से एयर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग करता है, लेकिन जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसमें सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया था जिनकी मॉनिटरिंग सीपीसीबी 2011 से लेकर 2015 तक कर रहा था। तो और कोई एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट्स नहीं ऐड हुई हैं, 102 ही ऐड हैं, यहाँ पर रखिएगा। उसके अलावा एक कन्फ्यूज़न और उन्होंने बताया था कि वेरीफाई कर लीजिए आप, पोषण अभियान में उन्होंने बताया था 2025 तक। देखिए, मेरे को कहीं भी ऐसा डाटा नहीं मिला है कि पोषण अभियान में टारगेट 2025 है। मेरे को जो भी डाटा मिला है टारगेट है 2022 तक, और वही मैंने आपको बताया है। अगर आपके पास वो टारगेट है या फिर डाटा है तो आप प्लीज़ उसको प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में आप यही टिक करके आइएगा। एनीमिया को छोड़ के बाकी सारे 2% एनुअली 2022 तक इंप्रूव करना है, यानी 6% इंप्रूव करना है। स्टंटिंग का 25% करना है, आप सभी को पता है। 2016 के दौरान स्टंटिंग जो है हमारी 38.4% थी, उसको 2022 तक घटाकर 25% करना है, इसका अलग से टारगेट है। तो ये हमारे डाउट्स हो गए। मिस्टेक मैंने क्या की थी? मैंने आपको बता दिया था जो रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी इंडेक्स है वो मैंने आपको बता दिया था, यूनेस्को ने जारी किया। हालांकि कमेंट बॉक्स जिसने पढ़ा होगा उसको पता चल गया होगा। तो यूनेस्को नहीं यूनिसेफ ने जारी किया था, सिर्फ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यूनिसेफ ने जारी किया था रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी इंडेक्स। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का NPA था, सेल्फ हेल्प ग्रुप का NPA या फिर आउटस्टैंडिंग। तो मैंने 2 डाटा आपको पढ़ाए थे। देखिए, एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेंगे, रेफरेंस जिसने मतलब कि जो रिपोर्ट जारी करता है वो रेफरेंस देके ही आपसे एग्जाम में पूछेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, एजेंडा पेपर ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की आउटस्टैंडिंग पर डाटा जारी किया, जिसमें 54.57 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर मार्च 2020 तक 91,130 करोड़ की आउटस्टैंडिंग थी। ये मैंने आपको बताया था एजेंडा पेपर से। फिर मैंने आपको नाबार्ड का सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम यानी BLP के तहत आउटस्टैंडिंग बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। कितनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थी? 56.77 लाख। इन पर मैं आउटस्टैंडिंग आपको 10 लाख के आसपास बोल गया था। एक जीरो मैं एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर गया, वो 1,08,075 करोड़ था। कितना? 1,08,075 करोड़ की आउटस्टैंडिंग पेंडिंग थी अकॉर्डिंग टू नाबार्ड। कब? मार्च 2020 तक 56.77 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर। तो ये आप जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। एक तो यूनिसेफ वाला, दूसरा नाबार्ड का बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम वाला। एक कन्फ्यूजन और पूछा गया था मुझसे कि जो DIDF है उसमें ईयर में कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। तो मैं बता दूं, पहले जो फंडिंग प्रोविजन था वो 2017-18 से लेकर 2019-20 तक था, यानी इस दौरान फंडिंग प्रोवाइड करनी है बैंकों को और बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या था फंडिंग प्रोविजन पहले? 2017-18 से लेके 2019-20। बाद में जब रिवाइज किया गया, इंटरेस्ट सबवेंशन भी रिवाइज कर दिया गया था। पहले 2 था, फिर 2.5% कर दिया गया,
बजटरी एलोकेशन भी रिवाइज किया गया था, मैंने आपसे डिस्कस किया उसके विषय में। तो जो ईयर था उसको भी रिवाइज कर दिया गया। बाद में ईयर कर दिया गया 2018-19 से लेके 2022-23 तक फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इतना जरूर है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो गया था शायद किसी को, इसीलिए उसने कमेंट किया था। तो आप देखिएगा पहले फंडिंग प्रोविजन था 2017-18 से 2019-20 के बीच में, अब 2018-19 से 2022-23 तक है। और लोन रीपेमेंट का ऑप्शन क्या है, तो ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 2031 से लेके 2032 के फर्स्ट क्वार्टर तक लोन रीपेमेंट करना है, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आप इतना याद रखिएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन पहले 2% था, इसको बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है। जो आपका DIDF है यानी डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके तहत जो एंड यूज़र होगा उसको 10 वर्षों में लोन रीपेमेंट करना है, इंक्लूडिंग 2 ईयर मॉनिटोरियम पीरियड, यानी 10 वर्ष में देना है, जिसमें 2 वर्ष का मॉनिटोरियम पीरियड भी शामिल है। तो फिनेंशियल ईयर 2031-32 का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा तब तक उसको लोन रीपे कर देना। आई थिंक सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, सारी मिस्टेक सही हो गई होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को अपने AGR ड्यूज को क्लियर करने का टाइम कितना दिया है। तो AGR मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो आप सबको पता है AGR को लेकर टेलीकॉम कंपनीज के बीच में बहुत विरोध चल रहा था, लगभग 91,000 करोड़ का पेंडिंग था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 10 वर्ष का टाइम दिया जाता है, आप अपना AGR पेंडिंग जो है उसको पे कर दीजिएगा 10 वर्ष में। 31 मार्च 2031 तक की गाइडलाइंस दी गई। कब तक? 2031। लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपको 31 मार्च 2021 तक पे करनी होगी। तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया है, 10% आपको पे करना होगा 21 मार्च 2021 तक। बाकी आप जो बचेगा 90% वो अगले 9 वर्ष में पे कर दीजिएगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए जो AGR है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये एक फीस शेयरिंग यानी फीस का शेयरिंग मैकेनिज्म है। 1991 में लागू किया गया था टेलीकॉम सेक्टर में। पहले क्या था, पहले फिक्स लाइसेंस फी होती थी, उसके बाद वो टेलीकॉम कंपनियां ऐड करती रहती थी। लेकिन AGR लागू हो जाने के बाद रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आ गया। इसमें जितना रेवेन्यू जनरेट करती थी उसके हिसाब से शेयरिंग की जाती थी। इंडिया में जो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई थी वो 1994 में आई थी, यानी टेलीकॉम सेक्टर का जो लिबरलाइजेशन है वो 1994 में स्टार्ट हो गया था। लेकिन फिक्स लाइसेंस फ़ी जो है ये चल रही थी। बाद में 1999 में AGR आ गया, तो जो आपका फिक्स लाइसेंस फ़ी थी वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में कन्वर्ट होगी। AGR में आप देखिएगा एनुअल लाइसेंस फ़ी शामिल होती है, साथ ही साथ स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस भी शामिल होते हैं। यह क्वेश्चन है, मिशन कर्मयोगी के लिए नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है। तो मिशन कर्मयोगी के लिए 510 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। मिशन कर्मयोगी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स का एक इनिशिएटिव है। ये क्या है? NPCSCB यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट्स कैपेसिटी बिल्डिंग। तो सिविल सर्विसेज जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी ताकि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ब्यूरोक्रेसी बना सकें। देखिए मिशन कर्मयोगी पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म है, यानी आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपको ट्रेंड किया जाएगा। इसकी ट्रेनिंग ऑनलाइन ही मोस्टली दी जाएगी। इसके लिए iGOT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। iGOT का मतलब इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये iGOT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसके तहत ही कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। मिशन कर्मयोगी में जो है 46 लाख, कितने? 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कवर किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। नेक्स्ट 5 ईयर्स मतलब 2021 से लेकर 2024-25 तक। तो आप इतना याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स का इनिशिएटिव है। जो आपका मिशन कर्मयोगी होगा इसको प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल द्वारा गवर्न किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। ये मिशन कर्मयोगी का मेन पर्पस ये है कि जो इस समय रूल बेस्ड मॉडल चल रहा है, यानी कि जो रूल है उसी हिसाब से काम करेंगे, उसको रोल बेस्ड मॉडल में कन्वर्ट करना। यह क्वेश्चन है, नाफिस रिपोर्ट जो कि 2016-17 के दौरान रिलीज हुई थी, उसके हिसाब से एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की एवरेज इनकम क्या है। तो नाफिस रिपोर्ट यानी नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फिनेंशियल इंक्लूजन सर्वे रिपोर्ट, ये नीति आयोग ने रिलीज़ की थी। आप याद रखिएगा, नीति आयोग ने ये रिपोर्ट नाफिस रिपोर्ट रिलीज़ की थी। इसके तहत बताया गया था कि जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड हैं 2016-17 के दौरान उनकी एवरेज मंथली इनकम है 8,931। नाफिस रिपोर्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो नाफिस का फुल फॉर्म नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फिनेंशियल इंक्लूजन सर्वे।
नाबार्ड ने प्रिपेयर किया, नीति आयोग ने रिलीज कर दिया। नाबार्ड द्वारा 2016-17 के दौरान ये सर्वे लॉन्च किया गया था। जो आपकी नाफिस रिपोर्ट है, यानी जो सर्वे है नाबार्ड का, ये नाफिस ये हर 3 वर्ष में किया जाता है। इसीलिए मैंने अलग से इस पर वीडियो नहीं बनाई, कौन थंबनेल बनाए, अलग से टैग बनाए, क्या मतलब है। अगला 3 वर्ष में दोबारा रिलीज हो जाएगी, तो अब नेक्स्ट ईयर नाबार्ड के लिए नाफिस रिपोर्ट दोबारा आ ही जाएगी, तो उसके लिए नया हम वीडियो बना लेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम इसी क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं। जो नाफिस रिपोर्ट होती है, इसमें जो रूरल पॉपुलेशन होती है यानी ग्रामीण जनसंख्या, उसकी लाइवलीहुड कंडीशन, साथ ही साथ फिनेंशियल इंक्लूजन का लेवल, इसका एनालिसिस किया जाता है। नाफिस सर्वे जो रिपोर्ट थी 2016-17 के दौरान, इसके तहत जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड थे उनकी एवरेज मंथली इनकम क्या थी, 8,931 रुपीज़, जो कि पिछले 5 वर्ष में यानी कि 2012-13 से 2,505 रुपीज़ बढ़ गई थी, यानी लगभग 2,500 रुपये इंक्रीज़ हुआ था पिछले 4 वर्षों में। ये जो इंक्रीज़ कंपैरिजन किया गया है वो एनएसएसओ के सर्वे के दौरान किया गया है। एनएसएसओ ने एक सर्वे किया था 2012-13 के दौरान, तो उस दौरान बताया था उसने कि जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड हैं उनकी इनकम 6,426 रुपीज़ है। ये एनएसएसओ ने अपने सर्वे में बताया था 2012-13 में। बाद में नाबार्ड ने नाफिस रिपोर्ट जारी की थी 4 वर्ष बाद, तो उसने बताया कि इनकम हो गई है 8,931 रुपीज़। इसका मतलब 2,505 रुपीज़ इनकम बढ़ गई है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा बताया गया जो ये इनकम है 8,931 रुपीज़, इसका मेजर पार्ट आता है कल्टीवेशन से 35%, उसके बाद सेकंड मेजर पार्ट आता है डेयरी सेक्टर से 34%। जो लाइव स्टॉक से इनकम का सोर्स है वो सिर्फ 8% है। ये अपनी नाफिस रिपोर्ट में इन्होंने बताया। सेकंड बात करते हैं नाफिस रिपोर्ट में क्या बताया गया। इनडेटनेस यानी लोन कितना ले रखा था, कर्ज कितना ले रखा था। नाफिस रिपोर्ट के अनुसार रूरल पॉपुलेशन का 41% ये इंडेटनेस में जी रहा था, यानी कि लोन ले रखा था, डेट ले रखा था। ये जो 41% पॉपुलेशन है रूरल की, इन्होंने कर्ज ले रखा था, जिसमें से 43% एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड थे, यानी टोटल रूरल पॉपुलेशन का 41% ने लोन ले ही रखा था, उसमें से 43% एग्रीकल्चरल थे, बाकी कोई लेबर होगा, कोई क्या होगा। उसके अलावा बात करते हैं जो ये जिन्होंने लोन ले रखा था यानी 41% लोगों ने, उसमें से 1/3 ने मनी लेंडर से लोन लिया था, यानी लगभग 30% के आसपास लोगों ने मनी लेंडर से लोन लिया था, जबकि 66% लोगों ने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था। तो आप देख सकते हैं मनी लेंडर अभी भी चलता है गाँवों में। एवरेज लोन बात करते हैं पर हाउस होल्ड पर, नॉन इंस्टीट्यूशनल कितना था और इंस्टीट्यूशनल कितना था। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन था पर हाउस होल्ड पर एवरेज 63,645 रुपीज़, और वही इंस्टीट्यूशनल लोन था पर हाउस होल्ड पर कितना, 28,207 रुपीज़। इनको ऐड कर देंगे तो एवरेज लोन प्रत्येक हाउस होल्ड पर टोटल कितना हो जाएगा, 91,852 रुपीज़, यानी कि लगभग हर रूरल पर्सन पर 91,852 रुपीज़ का लोन चल ही रहा था अकॉर्डिंग टू नाफिस रिपोर्ट। उसके अलावा नाफिस रिपोर्ट में एक बात और कही गई, क्या, इंश्योरेंस। नाफिस रिपोर्ट में कहा गया कि टोटल रूरल पॉपुलेशन का यानी टोटल रूरल हाउस होल्ड का सिर्फ 1/4 पॉपुलेशन थी जिसने किसी तरह का इंश्योरेंस ले रखा था। इस 1/4 में से 26% एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड थे जिन्होंने कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि 5% के पास व्हीकल इंश्योरेंस था, 5% जो रूरल पॉपुलेशन थी उसके पास व्हीकल इंश्योरेंस था, 2% रूरल हाउस होल्ड के पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था। इसके बाद नाफिस रिपोर्ट में ये भी बताया कि 6% रूरल हाउस होल्ड के पास हेल्थ इंश्योरेंस था, जिसमें से सिर्फ 5% एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड के ही पास हेल्थ इंश्योरेंस था, यानी बाकी का 95% अदर सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस होगा। देखिए नाफिस रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें बताई गई। पेंशन भी बताया गया कि जो 19% रूरल पॉपुलेशन है उसको किसी न किसी तरह की पेंशन मिलती है, जिसमें से 20% आपकी एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की पॉपुलेशन है। अब आप ये मत दिमाग लगाइएगा कि जब तक आपकी रूरल पॉपुलेशन 19% ही हो गई तो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन 20% कैसे होगी। इसका 20% एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है। टोटल रूरल हाउस होल्ड में 19% जो हाउस होल्ड थे रूरल के, उनको किसी न किसी तरह की पेंशन मिलती थी। इन 19% में से 20% एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड थे जिनको पेंशन मिल रही थी। बाद में नाफिस रिपोर्ट ने फिनेंशियल इंक्लूजन भी बताया। फिनेंशियल इंक्लूजन मतलब बैंक अकाउंट मोस्टली इन्होंने बताया, सीधी बात ये है। इनका कहना था
कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनमें से 49% अपनी सेविंग को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, यानी फिनेंशियल इंक्लूजन से कनेक्टेड है, उसका फ़ायदा उठाते हैं 49% रूरल हाउस होल्ड, जिसमें से 53% एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है जो अपनी सेविंग बैंकों में जमा करते हैं। तो ये सब बताया। कुछ और फैक्ट है बता देता हूँ। नाफिस रिपोर्ट में ये बताया कि जो 1/4 रूरल हाउस होल्ड है वो अकेले एटीएम नहीं चला सकते हैं, यानी 25% रूरल पॉपुलेशन रूरल हाउस होल्ड अकेले एटीएम ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं। ये हमारा नाफिस रिपोर्ट का जो मेन फैक्ट था वो डिस्कस हो गया। काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आएगा भी तो यही से आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा टॉप किया गया है इसको? तो स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को केरल द्वारा टॉप किया गया है। एक्चुअली इसमें 2 इंडेक्स रिलीज किए जाते हैं, एक यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, दूसरा यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स। इन दोनों को केरल ने टॉप किया है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को केरल ने टॉप किया है। ये जो स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट है इसको रिलीज कौन करता है? तो मोबाइल क्रेचेस नाम का एक एनजीओ है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। इसमें 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका आउटकम क्या आ रहा है किसी स्टेट में, या फिर उनको कैसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, उसके विषय में एनालिसिस किया जाता है। इसीलिए 2 इंडेक्स होते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो 2 इंडेक्स होते हैं उसमें इंडिया का स्कोर आपको पता होना चाहिए। जो पहला इंडेक्स है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, इसमें इंडिया का स्कोर है 0.585। दूसरा है यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया का स्कोर है 0.672। क्योंकि ये जो इंडेक्स होते हैं दोनों, इनको 0 से लेके 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है, इसीलिए 0 पॉइंट में स्कोर है। तो केरल ने टॉप कर दिया है दोनों इंडेक्स में, इसीलिए स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को केरल ने टॉप कर दिया है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018-19 के दौरान पर चाइल्ड जो 0 से 6 एज का था उस पर लगभग 1723 रुपीज़ का खर्च किया है किसी भी ना किसी माध्यम से। देखिए इंडिया में जो 0 to 6 ईयर के चाइल्ड हैं उनकी पॉपुलेशन है 158.8 मिलियन। कितना है? 158.8 मिलियन। लेकिन जो ICDS स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसमें सिर्फ 71.9 मिलियन चिल्ड्रन ही कवर होते हैं। तो मतलब आप समझ रहे ना कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन छूट गई है। ये जो हमारा 158.8 मिलियन चिल्ड्रंस हैं, यानी अगर राउंड फिगर में लें तो 159 मिलियन चिल्ड्रंस हैं। इसके विषय में एक बात कही गई है स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कि इसमें से 21% यानी 159 मिलियन चिल्ड्रंस में से 21% अंडर नरिश्ड हैं, यानी कि अल्पपोषित हैं। फिर 36% अंडर वेट हैं, यानी कि उनका वेट कम है। उसके बाद 38% का फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज नहीं हुआ है। तो ये आपका स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कहा गया है सारा फैक्ट। केरल ने टॉप किया है दोनों इंडेक्स को, आपको पता होना चाहिए, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का जो रिवाइज्ड PSL गाइडलाइंस है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस है, उसके तहत कोई FPO यानी कि एक सिंगल FPO एंटिटी कितने तक का लोन ले सकती है? तो आरबीआई ने थोड़ा सा ईज किया था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स में। इसके तहत आ गया था कि पर बारोइंग एंटिटी अगर कोई FPO है तो वो 2 करोड़ तक का लोन ले सकती है। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन 2 करोड़ तक का लोन ले सकती हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि जो 50 करोड़ तक के स्टार्टअप्स हैं उनको भी एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ जो सोलर पावर प्लांट हैं ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप जो बना रहे हैं वो भी आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आ गए हैं। CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अगर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो भी आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर जो पहले एनर्जी या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आप लोन लेते थे तो इन प्रोजेक्ट के लिए पहले क्या लिमिट थी वो मेरे को याद नहीं, लेकिन कह दिया गया है कि आप अगर कोई एंटिटी है यानी इंटरप्राइजेस है तो 30 करोड़ तक का लोन ले सकती है PSL नॉर्म्स के तहत। अगर इंडिविजुअल पर्सन ले रहा है हेल्थ और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो 10 करोड़ तक का लोन ले सकता है। तो आप देख सकते हैं हेल्थ एंड एनर्जी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोई एंटिटी यानी कंपनी 30 करोड़ तक का लोन ले सकती है, जबकि इंडिविजुअल 10 करोड़ तक का लोन ले सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 40% शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए एक्सेप्ट RRBs प्लस फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांच 20% से ऊपर हैं उनको 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना पड़ता है। RRBs को जो RRB है उनको 75% देना होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में। उसके अलावा जो ये आपका 40% क्राइटेरिया है ये फर्दर डिवाइड किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को 18% देना होता है और उस जो एग्रीकल्चर
में आप 18% दे रहे हैं, उसके अलावा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए 8% देना होता है। आप यह देखिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोल दिया था माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 10% देना होता है, ये गलत था। 10% नहीं 7.5% देना होता है। ये कैसे डिसाइड करते हैं कि 40% किसका, तो ANBC का यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना होता है, जिसमें से 18% आपका एग्रीकल्चर में, 8% आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को और 7.5% आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस को। तो ये तो आपका सिविल कॉमर्शियल बैंक्स और जिनकी फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 ब्रांच से ऊपर हैं उनके लिए ये डिवाइड लागू होता है, लेकिन जो फॉरेन ऐसी बैंक हैं जिनकी 20 ब्रांच से कम है उनको सिर्फ 40% देना होता है, डिवाइड कुछ नहीं लागू होता उनको। आप ये देखिएगा। तो हमने PSL गाइडलाइंस सारी डिसाइड कर ली, मतलब कि डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अगस्त 2020 को इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व क्या था। तो ये लास्ट डाटा है मेरे ख्याल से एग्जाम के पहले का, आपको पता होना चाहिए। हालांकि वीकली रिलीज करते हैं, लेकिन आप एक गेस के तौर पे वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा के सही टिक कर सकते हैं। अगस्त 2020 के लास्ट में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व रहा है $541.43 बिलियन, अभी तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट रहा है। RBI ने बताया है इसके मेन रीजन है FPI बढ़ रहा है। कल मैंने आपको बताया था पार्टिसिपेटरी नोट्स, FPI बढ़ रहा है, फिर FDI भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन हो रहा है, डॉलर का आउटफ्लो भी डाउन हो रहा है। डॉलर का आउटफ्लो डाउन होने से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। फॉरेक्स रिजर्व में 4 कंपोनेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला है गोल्ड, दूसरा है HDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तीसरा है आपका फॉरेन करेंसी और चौथा है RTP रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये आपके फॉरेक्स रिजर्व में होते हैं। आप देखिएगा RBI की फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट मैंने आपको बताया था, तो आपको मैंने क्या बताया था 8.2% इंडिया की GDP कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ये बताया था ना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये गलत है, -8.9% यानी 8.9% इंडिया की GDP कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो आप यह देखिएगा फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो RBI ने जारी की थी उसमें कहा गया था कि इंडिया की GDP फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान 8.9% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब सारा कुछ सही हो गया है, प्रीवियस वीडियो में जो भी मिस्टेक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NSSO ने 75th राउंड का जो सर्वे किया था जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान, आपको पता है उसमें लोवेस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट में रहा है। तो NSSO के 75th राउंड के सर्वे के अनुसार लोवेस्ट लिटरेसी रेट रहा है आंध्र प्रदेश का, 70% से भी कम है, लगभग 69% या 66% के आसपास है, लेकिन सिर्फ इस वर्ष के लिए। आप देखिएगा सेकंड लोवेस्ट रेट रहा है आपका राजस्थान का, बिहार का नहीं। अच्छा हाईएस्ट किसका रहा है, तो हाईएस्ट केरल है 96 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था हमारा 2011 का, उसमें लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका है, बिहार का। लेकिन जो NSSO का 75th राउंड का सर्वे है 2017 से लेकर 2018 के दौरान, इसमें लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका रहा है, आंध्र प्रदेश का। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। देखिए अब NSSO एंड CSO ऐसी कोई संस्थाएं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनको मर्ज करके अब NSO बना दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो अगर आप 75th राउंड का सर्वे NSO लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ डाटा एनालिसिस का मतलब कि डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिसेंटली NSO ने सिक्स हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन एजुकेशन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, जो कि NSSO के 75th सर्वे पे आधारित थी। इसमें बताया गया कि लिटरेसी रेट इंडिया का क्या है। 8 सितंबर यानी कि 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है, उसी दिन ये रिपोर्ट जारी कर दी गई हमारे NSO द्वारा। इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है इस समय, तो इंडिया का लिटरेसी रेट है 77.7%। इन 2 वर्षों के दौरान इंडिया का लिटरेसी रेट है 77.7%। ये है इंडिया का। अर्बन का कितना है, अर्बन का है 87.7%, रूरल का है 73.5%। ये अर्बन हो गया, ये अर्बन हो गया और ये रूरल हो गया। तो आप देखिएगा उसके अलावा मेल्स का लिटरेसी रेट क्या है, तो मेल का है 84.7% और फीमेल का है 70.3%। ये लिटरेसी रेट का डाटा जारी किया है हमारे NSO ने। NSO ने अपनी जो हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन एजुकेशन इंडिया रिपोर्ट है उसमें कुछ और सारे फैक्ट बताए हैं, आप नोट कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स अर्बन एरिया में 21.7% ग्रेजुएशन करते हैं लोग, जबकि रूरल पॉपुलेशन में 5.7% लोग ही ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल पर बात करें तो सिर्फ 14% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है किसी न किसी माध्यम से। ये भी आपके NSO ने बताया है अपने सर्वे में 14%
स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप मिलती है किसी न किसी माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनएसओ के डिजिटल लिटरेसी सर्वे के अनुसार कितने परसेंट अर्बन हाउस होल्ड के पास कंप्यूटर है? तो एनएसओ ने डिजिटल लिटरेसी पर भी सर्वे किया। देखिए एनएसओ का जो 75th राउंड का सर्वे है वो हेल्थ एस्पेक्ट भी जारी किया उसने, लिटरेसी भी जारी की है, डिजिटल लिटरेसी भी जारी की है। हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डिफरेंट वे में उसको कवर कर रहे हैं। तो डिजिटल लिटरेसी पर जो उन्होंने सर्वे जारी किया था उसमें उन्होंने बताया कि 23% अर्बन हाउस होल्ड के पास आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। कितने परसेंट के पास? 23% पास। यही रूरल एरियाज में देखें सिर्फ 4% के पास कंप्यूटर है। तो इतना बड़ा गैप है, आप देख सकते हैं। अगर इसके अलावा बात करें पूरे देश में 1/10 हाउस होल्ड के पास कंप्यूटर जैसा कोई प्रोडक्ट है, यानी कि अर्बन एंड रूरल दोनों को मिला दें तो आप देखिएगा तो पूरे देश में 1/10 यानी 10% पॉपुलेशन के पास ही कंप्यूटर मोबाइल ऐसा कोई अपैरेटस है। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी सर्वे में एनएसओ ने 15 to 19 ईयर के लोगों का भी डिस्कशन किया। इस उम्र के लोगों में अर्बन एरियाज में 56% लोग कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेते हैं, वहीं रूरल एरियाज में सिर्फ 14% लोग ही कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। इसके अलावा सेम एज ग्रुप में अर्बन एरियाज में 58% लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, 58%, और रूरल एरियाज में 25% लोग ही इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये हो गया एज ग्रुप का क्राइटेरिया। लेकिन अगर हम नॉर्मल वे में देखें रूरल हाउस होल्ड कितना इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं तो 14.9% ही रूरल हाउस होल्ड इंटरनेट का एक्सेस कर पा रहे हैं, जबकि अर्बन हाउस होल्ड 42% इंटरनेट का एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर ओवरऑल देखें बिना किसी एज क्राइटेरिया के। सबसे अच्छा इंटरनेट एक्सेस कहाँ पे मिल रहा है किसी स्टेट या यूटी में? तो 55% हाउस होल्ड जो है दिल्ली में इंटरनेट का एक्सेस ढंग से कर पाते हैं, यानी दिल्ली में सबसे अच्छा इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है। वहीं ओडिशा में सबसे खराब इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है, आप देखिएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि इंडिया कितने परसेंट लोग इंटरनेट का एक्सेस कर पा रहे हैं तो सिर्फ 25%, कितना? 25% हाउस होल्ड ही इंडिया में इंटरनेट का एक्सेस कर पा रहे हैं। वैसे एक बात बता दूं, जो यूनेस्को है उन्होंने कहा है कि 2060 तक 2060 तक इंडिया को यूनिवर्सल लिटरेसी अचीव करना है, यानी यूनिवर्सल लिटरेसी अचीव कर लेगा। तो हमने एनएसओ की 2 रिपोर्ट डिस्कस कर ली, एक तो लिटरेसी और दूसरा डिजिटल लिटरेसी। अब एक और बची है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है केवी कामत ने जो वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग था उसके लिए कितने सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है? तो आरबीआई ने केवी कामत कमेटी बनाई थी। कोविड-19 के कारण जो भी सेक्टर्स प्रभावित हैं उनकी वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। इसके लिए केवी कामत ने 26 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है। आरबीआई ने इसके लिए सेक्टर स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड तय किए हैं, साथ साथ 5 फिनेंशियल रेशियो स्पेसिफाई किए हैं। इन 5 फिनेंशियल रेशियो में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी के तहत आपका वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। तो आप देखिएगा आरबीआई ने 26 सेक्टर्स के लिए ये 5 फिनेंशियल रेशियो रिलीज कर दिए हैं स्पेसिफिकली केवी कामत कमेटी के आधार पर। केवी कामत कमेटी ने 26 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे जो कि आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी पीस प्राइज के दौरान कितने का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज के दौरान 25 लाख का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, नाबार्ड में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार जिनको मिला है वो फेमस ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं, साथ ही साथ नेचुरल हिस्टोरियन हैं। उनका नाम है सर डेविड आटनबरो। इनको 2019 का 1 वर्ष पुराना दिया जाता है, तो 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है। 1986 से इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जा रहा है। इसमें 25 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं कैश रिवॉर्ड के तौर पे। इंदिरा गांधी मेमोरियल फाउंडेशन जो है उसके द्वारा इसको दिया जाता है। 2018 में किसको दिया गया था? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसको 2018 का दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट, ये किसके द्वारा पब्लिश की गई? तो मैंने बताया था आपको एनएसओ ने 3 डाटा जारी किया था। लिटरेसी हमने डिस्कस कर लिया, जो डिजिटल लिटरेसी थी वो भी डिस्कस कर ली। अब हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं, ये एनएसओ द्वारा पब्लिश की गई है। एनएसओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है इंडिया में 40% जो चिल्ड्रेन हैं उनको फुल इम्यूनाइजेशन नहीं मिलता है। कितने? 40% चिल्ड्रेन्स को फुल इम्यूनाइजेशन नहीं मिलता है। एनएसओ ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि सिर्फ इंडिया के 59.2% जो चिल्ड्रेंस हैं वही फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं। तो यहाँ 40% है, यहाँ 59.2% है, यानी 0.8%
NSO कहीं भूल रहा है, लेकिन आप ये देखिएगा 40% को फुल इम्यूनाइजेशन नहीं मिल रहा है, 59.2% को फुल इम्यूनाइजेशन मिल रहा है अकॉर्डिंग टू NSO हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट। उसके अलावा NSO ने ये कहा है कि फुल्ली इम्यूनाइजेशन के दौरान जो चाइल्ड बर्थ का फर्स्ट ईयर होता है, यानी बर्थ का 1 ईयर होता है, उसमें 8 वैक्सीनेशन दी जाती हैं। BCG का टीका हुआ, डिप्थीरिया का टीका हुआ, ये 8 वैक्सीनेशन है, इनको फुल्ली इम्यूनाइजेशन के तहत कवर किया जाता है, जो कि बर्थ के 1 वर्ष के दौरान ही दिए जाते हैं। बाकी पोलियो तो आपका धीरे धीरे 5 वर्ष तक दिया ही जाता है, वो बर्थ के जन्म से स्टार्ट हो जाता है। आप देखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने में किस स्टेट ने टॉप किया है, तो मणिपुर ने 75% चिल्ड्रंस को फुल्ली वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया है। सेकंड है आपका आंध्र प्रदेश, इन्होंने 73.6% चिल्ड्रंस को फुल्ली वैक्सीनेशन दिया है। सबसे खराब कंडीशन नागालैंड की, इसने सिर्फ 12% चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया है, तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट किस कंट्री द्वारा होस्ट की जाएगी, तो फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट इंडिया द्वारा होस्ट की जा रही है। 8 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस और फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज की जा रही है वर्ल्ड की फर्स्ट एवर सोलर टेक्नोलॉजी समिट। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE, वर्ल्ड बैंक और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तीनों लोग मिलकर एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। इस दौरान मैंने आपको बताया था कि ISA में शामिल होने वाला 87th कंट्री बन गया है निकारागुआ। अभी तक 68, पहले मैंने आपको 67 बताया था, 68 कंट्रीज़ ने रेटिफाई कर दिया है आपके ISO को। ये जो आपका वर्ल्ड का पहला सोलर टेक्नोलॉजी समिट हो रहा है, ये वर्चुअल तरीके से हो रहा है। इस दौरान ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक टेक्नोलॉजी जर्नल जिसका नाम है सोलर कंपास 360, ये ISA ने रिलीज़ किया है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 9 स्टेट्स में कितने बैम्बू क्लस्टर इनॉग्रेट किए हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 9 स्टेट्स के लिए 22 बैम्बू क्लस्टर इनॉग्रेट किए हैं। रिसेंटली नेशनल बैम्बू मिशन के तहत इन्होंने नेशनल बैम्बू मिशन का लोगो रिलीज़ किया। जो लोगो है उसमें ग्रीन और येलो कलर है। ये जो ग्रीन और येलो कलर है, ये बैम्बू को ग्रीन गोल्ड के तौर पर दर्शाता है। आप सभी को पता है बैम्बू को ग्रीन गोल्ड कहते हैं, इसीलिए लोगो का कलर ग्रीन या येलो है। उस दौरान 9 स्टेट्स में 22 बैम्बू क्लस्टर भी इनॉग्रेट कर दिए हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। 9 स्टेट में 22 आप देखिएगा। बात करते हैं बैम्बू की थोड़ा सा। 2017 में जो हमारे इंडिया का फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, उसमें पहले बैम्बू जो है पेड़ की कैटेगरी में था, बाद में उसमें संशोधन कर दिया गया। 2017 में इस एक्ट में संशोधन कर दिया गया। नॉन फॉरेस्ट एरिया में जो बैम्बू होगा उसको पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया गया है। आप देखिएगा, नॉन फॉरेस्ट एरिया से हटाया गया है, फॉरेस्ट एरिया से नहीं। आप इतना देखिएगा। जो नेशनल बैम्बू मिशन है 2018-19 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके तहत हब एंड स्पोक मॉडल पर बैम्बू इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा, यानी ये जो नेशनल बैम्बू मिशन है वो हब एंड स्पोक मॉडल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके लिए यानी नेशनल बैम्बू मिशन के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल भी सेटअप करेगी, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली मास्टर प्लान फॉर 2041, आपको बताना है इनमें से किस प्रिंसिपल पर फोकस नहीं करेगा। तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा यानी DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2041 रिलीज किया गया है। देखिए, आपका इक्विटी पर फोकस करेगा, इंक्लूसिविटी पर फोकस करेगा, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करेगा। दिल्ली मास्टर प्लान इक्वालिटी पर फोकस नहीं करेगा। तो ये 3 प्रिंसिपल है दिल्ली मास्टर प्लान के, इन तीनों पर फोकस करेगा। स्पेसिफिकली दिल्ली का है तो आपको ज़्यादा नहीं रखने की जरूरत है, सिर्फ आप याद रखिएगा 4 SDGs पर फोकस करेगा। SDG 6 जो कि आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है। SDG 6 आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है। SDG 11 ये आपका सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी से रिलेटेड है। SDG 14 ये लाइफ बिलो वाटर से रिलेटेड है। और SDG 15 ये लाइफ ऑन लैंड से रिलेटेड है। तो इन 4 SDGs पर फोकस करेगा आपका दिल्ली मास्टर प्लान फॉर 2041। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल मैंगो, ये बहुत चर्चा में था, आपको बताना है क्या है। रियल मैंगो है एक सॉफ्टवेयर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस पर्सन को ढूंढ रही है जिसने रियल मैंगो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। ये एक इलीगल सॉफ्टवेयर है। जब आपका तत्काल बुकिंग करने जाते हैं टिकट्स की, तो ये कैप्चा को जो है साइड कर देता है ताकि आपका तत्काल टिकट जल्दी बुक हो।
आप सोचने लगते हैं मेरा तत्काल टिकट जल्दी बुक हो रहा है, फिर आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट वेरिफिकेशन खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है ये, ठीक है, और वो सारा पैसा आपका इसके पास चला जाता है। तो रियल मैंगो एक इलीगल सॉफ्टवेयर है, आरपीएफ वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज 2.0 इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? तो ईज 2.0 इंडेक्स को आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा प्रिपेयर किया गया है। रिलीज किसने किया है? ईज 2.0 बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स को रिलीज किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 के दौरान जो बैंकों की परफॉर्मेंस है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ये ईज 2.0 बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स रिलीज किया गया है। ईज का फुल फॉर्म क्या है? इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ये है ईज का फुल फॉर्म। बैंकिंग रिफॉर्म एक्शन प्लान है ये, यानी एजेंडा है। इस बार का जो ईज 2.0 है इसको टॉप किसने किया है, किस बैंक ने टॉप किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप कर दिया है। सेकंड है एसबीआई। ये आपकी टॉप परफॉर्मर दो बैंक हैं। एग्जाम में आपसे टॉप इम्प्रूवर भी पूछ सकते हैं, तो आप उसका नाम याद रखिएगा। टॉप इम्प्रूवर रहा है ईज 2.0 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आप याद रखिएगा। देखिए जो ईज 2.0 है इसको 6 थीम पर एनालिसिस किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। वो 6 थीम आप नोट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, नंबर 2 है कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 है क्रेडिट ऑफ टेक, नंबर 4 है पीएसबी एंड उद्यम मित्रा। उद्यम मित्रा आपका सीडीबी का इनिशिएटिव है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, आप सभी को पता होगा। उसके अलावा फिनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटाइजेशन, ये आपका 5वां इनिशिएटिव है। और फिर लास्ट है आपका गवर्नेंस एंड एचआर। ये 6 थीम थे जिन पर आपका ईज 2.0 इंडेक्स रिलीज किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बता दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जब इसको रिलीज किया उसी दौरान डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस भी लॉन्च कर दी। स्टार्टिंग में जो ये डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए लॉन्च की गई है उसमें सिर्फ नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। मेन फोकस रहेगा इनका सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों पर। बाद में अक्टूबर 2020 से फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऑन डोर प्रोवाइड की जाएंगी। तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डायलॉग में कौन सी कंट्री शामिल नहीं हो रही या फिर उससे रिलेटेड नहीं है? तो इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डायलॉग में जापान शामिल नहीं है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, इन तीनों ने इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डायलॉग में पार्टिसिपेट किया है। पर्पस क्या है? जो लॉजिस्टिक सेक्टर है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसमें चाइना का इम्पैक्ट बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए ये इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ये 3 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, बाकी किसी ने। फोकस क्या था? इनहेंसिंग कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए इंडो पैसिफिक जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करने वाली जर्मनी सेकंड यूरोपियन कंट्री बन गई है। पहली कौन सी है? फ्रांस पहली यूरोपियन कंट्री है। देखिए बता दूं आपको, रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% ऑटोमेटिक रूप से अप्रूवल कर दिया। आप बोलेंगे अभी तो ये आप ये पढ़ा रहे थे, अब डिफेंस सेक्टर कहाँ गया? क्योंकि डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, इसीलिए मेरे को याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है, आपको पता होना चाहिए। और इंडिया में 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, एक तमिलनाडु में और एक यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गोपाला मोबाइल ऐप एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई गोपाला मोबाइल ऐप को पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बिहार में लॉन्च किया ई गोपाला मोबाइल ऐप को। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च कर रहे थे, उसी दौरान ई गोपाला मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया। जो ये ई गोपाला मोबाइल ऐप है ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस है, और साथ ही साथ ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। तो एक तरह से ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस एंड पोर्टल है, तो फार्मर्स को हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत कुछ लॉन्च किया है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए। एक आपका लॉन्च किया है एक्वाटिक डिजीज रिफरल लैब, एक्वाटिक डिजीज रिफरल लैब, ये किशनगंज जो बिहार का है वहाँ पे लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पूर्णिया बिहार में एक सीमेन स्टेशन भी इनॉग्रेट किया है। इस सीमेन स्टेशन की कॉस्ट आई है 84.27 करोड़ रुपए और इसकी कैपेसिटी है 50 लाख टन सीमेंट जो है पर एनम, इसकी कैपेसिटी इतनी है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। खैर वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट स्टेशन है ये, पूर्णिया बिहार में इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फैसिलिटी भी इनॉग्रेट कर दी है बिहार ही में। इंडिजिनस ब्रीड और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में ही लॉन्च किया गया है। उसके अलावा पीएम मोदी जी ने फिश ऑन व्हील के 2 यूनिट बिहार के
पटना में इनॉग्रेट कर दिए हैं। तो फिश ऑन व्हील पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है पटना बिहार में। और उसके बाद फिश ब्रूड बैंक, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं ब्रूड, फिश ब्रूड बैंक भी इनॉग्रेट कर दिया है सीतामढ़ी बिहार में। अब आप सोचेंगे इतना सब कैसे इनॉग्रेट कर लिया। एक्चुअली वर्चुअली इनॉग्रेट करना है, जाना तो कहीं है नहीं, रिमोट दबा दबा के जो है इनॉग्रेट कर दे रहे हैं और यहाँ हमें जो है याद करना पड़ रहा है, मतलब कि आप लोगों को, सॉरी। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ है, कॉम्प्रिहेंसिव फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर। क्या? कॉम्प्रिहेंसिव फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर, ये भी इनॉग्रेट कर दिया है पूसा बिहार में, जो राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूसा बिहार में, वहीं पर इनॉग्रेट कर दिया गया है। कुछ और चीज़ें हैं, 2 और चीज़ें बची हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर भी लॉन्च कर दिया है। ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर, इसमें क्या होता है आप पहले ही देख लीजिए। सेक्स सॉर्टेड मतलब कि आपको जेंडर डिसाइड करने की अनुमति है। इस मेथड से क्या होता है, सिर्फ फीमेल कॉल प्रोड्यूस की जाती हैं, यानी जो बछिया होती है जिसको कहते हैं, वो प्रोड्यूस की जाती हैं 90% एक्यूरेसी के साथ। तो इंसान भी कितना अजीब है ना, जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें उनको लड़का चाहिए होता है, लेकिन जानवर होते हैं उनमें उनको जो है फीमेल पर्सन चाहिए होता है। तो ये सारे सेंटर इन्होंने इनॉग्रेट कर दिए हैं। ई गोपाला मोबाइल ऐप, फिर आपका फिश ब्रूड बैंक, फिश ऑन व्हील, कॉम्प्रिहेंसिव फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर पूसा बिहार में, IVF फैसिलिटी, सीमेन स्टेशन और साथ साथ सेक्स सॉर्टेड सीमेन इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सब कुछ बिहार में ही लॉन्च किया है पीएम मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया में किस 5 ईयर प्लानिंग के दौरान लॉन्च किया गया था। तो इंडिया में पहले 5 ईयर प्लानिंग चलती थी, 12 तक चली, उसके बाद पीएम मोदी आ गए और नीति आयोग लॉन्च कर दिया, फिर हमारे यहाँ 5 ईयर प्लानिंग चलनी बंद हो गई। ब्लू रिवोल्यूशन इसमें बहुत चर्चा में है। इंडिया में 7th 5 ईयर प्लानिंग के दौरान लॉन्च किया था ब्लू रिवोल्यूशन। 7th 5 ईयर प्लानिंग मतलब 1985 से लेके 1990 के बीच में ब्लू रिवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड में ब्लू रिवोल्यूशन कब स्टार्ट किया था, तो 1960s के दशक में, 1960s के दशक में ब्लू रिवोल्यूशन वर्ल्ड में स्टार्ट किया था। सबसे पहले ब्लू रिवोल्यूशन आपका चीन से स्टार्ट हुआ था, आप देखिएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया के प्रोस्पेक्ट में कुछ मतलब कि डिस्कस कर लेते हैं। जो इंडिया का फिश प्रोडक्शन है उसका एनुअल ग्रोथ रेट लास्ट डिकेड में 14.8% रहा। इंडिया का जो फिश प्रोडक्शन है उसका एनुअल ग्रोथ रेट लास्ट डिकेड में 14.8% रहा, जबकि वर्ल्ड का एवरेज रहा है 7.5%। यानी कि इंडिया का जो फिशरी सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इंडिया फिशरीज का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और जो इंडिया का फिशरी सेक्टर का एक्सपोर्ट है उसका मैक्सिमम पार्ट यूएसए को जाता है, लगभग 26.46%। अब ब्लू रेवोल्यूशन बात की है हमने, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, क्योंकि पीएम मोदी ने लॉन्च किया है बिहार में, तो आपको पता ही होना चाहिए 5 वर्ष के लिए लॉन्च की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के तहत गिरिराज सिंह जी जो देख रहे हैं, 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई है। फिनेंशियल ईयर 2021 से लेकर फिनेंशियल ईयर 24-25 तक। फंडिंग कितना है, 20,050 करोड़, 20,050 करोड़ की फंडिंग की गई है। अभी तक फिशरीज सेक्टर के लिए सबसे बड़ी फंडिंग है, आप देखिएगा। ये जो 20,050 करोड़ की फंडिंग है, 20,050 करोड़ की फंडिंग है, इसमें से 12,340 करोड़ की फंडिंग आपको दी गई है बेनिफिशियरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, और बाकी जो आपका बचा है 7,710 करोड़, 7,710 करोड़ ये आपको दिया गया है फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो आप सिर्फ मोटा मोटा याद रखिए, बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ जो फिशरीज हैं उन्होंने 21 स्टेट्स में प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1,723 करोड़ रुपए अलॉट कर चुके हैं आपके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, यानी 1,723 करोड़ रुपए का अप्रूवल मिल चुका है 20 स्टेट्स में, मतलब कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत काम करने के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टारगेट क्या है, 2024-25 तक जो फिश प्रोडक्शन है 70 लाख टन का एडिशनल फिश प्रोडक्शन करना है 24-25 तक। साथ ही साथ 24-25 तक जो फिश एक्सपोर्ट है उसको एडिशनल अर्निंग 1 लाख करोड़ की करना, उससे फिश एक्सपोर्ट से एडिशनल अर्निंग 1 लाख करोड़ को बढ़ाना है, ये इन्होंने कहा है। साथ ही साथ फिश जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी डबल करना है 24-25 तक, और उसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं अभी वो 20-25% हो रहे हैं, उनको घटाकर 2024-25 तक करना है 10%। ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले ही से, तो आप एक बार वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ब्लू रेवोल्यूशन को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए लॉन्च की गई है।
पीएम मोदी ने बिहार से लॉन्च की इसी योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है इस बार 48th। पहली बार इंडिया टॉप 50 कंट्रीज में आता है इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो वीपो के साथ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, फिर इनसीड बिजनेस स्कूल, ये तीन मिलकर इसको जारी कर देते हैं। जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको टॉप किसने किया है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, सेकंड आया है आपका स्वीडन और थर्ड आया है यूएसए। 2015 में ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुआ था पहली बार, तब इंडिया की 80th पोजीशन थी। तब से लगातार इंडिया इंप्रूव कर रहा है और इस बार इंडिया की पोजीशन है 48th। लास्ट ईयर क्या थी इंडिया की पोजीशन? 52nd थी। तो इंडिया डायरेक्टली इंप्रूव कर रहा है। इस बार जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुआ था उसका एक थीम भी था। थीम था हु विल फिनांस इनोवेशन, ये था थीम, आप देखिएगा। जो वीपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th एडिशन जो BRAP का ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग होती है उसका 4th एडिशन रिलीज किया गया है। आपको पता है किस स्टेट ने टॉप किया है? तो जब से इंडिया में BRAP यानी कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग जारी होती है स्टेट की, तब से लेकर आज तक आंध्र प्रदेश ने ही टॉप किया है। जब फर्स्ट टाइम इसकी रैंकिंग जारी हुई थी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने साथ में टॉप किया था, लेकिन अब तेलंगाना पीछे चला गया फिर, लेकिन आंध्र प्रदेश हमेशा टॉपर रहा। तो 4th एडिशन जारी किया गया है BRAP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के ईज ऑफ डूइंग स्टेट्स की रैंकिंग। इसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, उसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। सेकंड कौन आया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने मैक्सिमम इंप्रूवमेंट दिखाई है इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में, आप इन्हें देखिएगा। बात करते हैं बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की, तो 2015 में लॉन्च हुआ था। मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि आप बिजनेस को रिफॉर्म करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्लान बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट कर लिए। आंध्र प्रदेश ने 100% BRAP को इम्प्लीमेंट कर दिया है, यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को 100% कंप्लायंस के साथ इम्प्लीमेंट कर दिया है, इसीलिए टॉप कर रहा है। और आपको पता ही होगा रीस्टार्ट पैकेज अनाउंस किया था MSME सेक्टर के लिए आंध्र प्रदेश ने, तो आंध्र प्रदेश वाकई में आगे है। ये BRAP की ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग जो स्टेट के लिए जारी की जाती है, ये जो DPIIT द्वारा जारी की जाती है, इसमें वर्ल्ड बैंक सहयोग करता है, आप देखिएगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। इस बार जो है हेल्ड कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है, होल्ड कर दी गई है, कुछ दिक्कतें हैं उसमें इसलिए। वैसे इंडिया की लास्ट टाइम रैंक क्या थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 वाले में? 63rd रैंक थी, क्योंकि 1 ईयर एक्स्ट्रा जारी करता है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, इसलिए लास्ट ईयर जो जारी की थी उसका नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। उसमें इंडिया की रैंक थी 63rd आउट ऑफ 190 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारोड पोर्ट्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सारोड पोर्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है मनसुख मांडवी जी ने। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर शिपिंग मिनिस्ट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? शिपिंग मिनिस्ट्री द्वारा सारोड पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। सारोड मतलब सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। इसमें क्या होगा? सारोड पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के तहत जो मरीन सेक्टर के जितने भी डिस्प्यूट होंगे उनको मीडिएटर की मदद से बाहर ही सॉल्व कर लिया जाएगा। सारोड पोर्ट्स को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत स्थापित किया गया है। तो आप देखिएगा, जैसे सारोड पोर्ट्स है मरीन सेक्टर के लिए, वैसे ही हाईवेज के लिए सारोड रोड्स है। क्या है? सारोड रोड्स। ये NHAI ने डेवलप किया था। वैसे NHAI ने हरित पथ नाम का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SVEP प्रोग्राम 2016 में किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो SVEP स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक स्कीम है NRLM, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये जो है उसकी सब स्कीम है SVEP। इसमें क्या होता है? ऐसे स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रमोट करना जो कि रूरल इकोनॉमी के लिए बेहतर हो और रूरल इंटरप्राइजेस को प्रमोट कर सकें। तो इसीलिए SVEP सब स्कीम लॉन्च की थी 2016 में। NRLM स्कीम का एक पार्ट है, यानी सब स्कीम है। देखिए, अगस्त 2020 तक, यानी अगस्त 2020 तक 23 स्टेट्स में 153 ब्लॉक्स में SVEP स्कीम के तहत कई सारे स्टार्टअप्स को बिजनेस सपोर्ट और साथ ही साथ कैपिटल इन्फ्यूजन प्रोवाइड किया गया है। ये जो SVEP स्कीम है, इसको टेक्नोलॉजी की सपोर्ट यानी टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? तो EDII, ये अहमदाबाद में स्थित है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद में स्थित है। ये SVEP को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आप ये देखिएगा। तो इनोवेशन एंड इंटरप्राइजेस दोनों के, इंडिविजुअल एंड इंटरप्राइजेस दोनों के लिए है आपका SVEP स्कीम।
DNRLM के तहत लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 स्टार विलेज स्कीम, ये किस मिनिस्ट्री की स्कीम है? तो 5 स्टार विलेज स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की स्कीम है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उसकी तरह स्कीम लॉन्च की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महाराष्ट्र से लॉन्च की गई है 5 स्टार विलेज स्कीम। इसमें क्या होगा, जितनी पोस्टल स्कीम्स हैं उनके विषय में लोगों को अवेयर किया जाएगा। पोस्टल सर्विसेज हुआ या फिर पोस्टल स्कीम, उन सबके विषय में रूरल एरियाज में जाकर, घर घर जाकर लोगों को अवेयर किया जाएगा। ये 5 स्टार विलेज स्कीम, इसके 3 कंपोनेंट हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस पब्लिसिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग, यानी अवेलेबिलिटी, पब्लिसिटी, मार्केटिंग, ये 3 कंपोनेंट हैं आपके 5 स्टार विलेज स्कीम की। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 ग्रामीण डाक सेवक की एक टीम होगी। क्या? 5 ग्रामीण डाक सेवक की एक टीम होगी, जिसका हेड होगा, जो ब्रांच का पोस्टमास्टर होता है वो इसका हेड होगा। उसी के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप देखिएगा, अब बात आई है विलेज लेवल की, तो मेरा बहुत मन था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कवर करने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। इसीलिए हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि इंडिया में जो 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम है वो किसकी रिकमेंडेशन पे थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इंडिया में लॉन्च किया गया है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और विलेज स्तर पर। बलवंत राय मेहता कमेटी से मिलती हुई एक और कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी। उसने 2 टियर सिस्टम प्रीफर किया था। देखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी थी। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जो कि 24 अप्रैल 1993 को इन्फोर्स हो गया। इसीलिए जो पंचायत दिवस है वो आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर पैनल बनाया है ताकि इस बात का असेस किया जाए जो लोन इंटरेस्ट वेविंग, यानी कि मॉरिटोरियम पीरियड जो अनाउंस किया था 6 मंथ का, उसके दौरान जो लोन इंटरेस्ट ले रहे हैं ये लोग 6 महीने का, अगर उसको वेव ऑफ कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पर? तो किसकी अध्यक्षता में 3 मेंबर पैनल बनाया है? राजीव महर्षि की अध्यक्षता में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर पैनल बनाया है, जो मॉरिटोरियम के दौरान लोन इंटरेस्ट वेविंग पर रिकमेंडेशन करेगा गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप तो साहूकार हो गए, पर्सन कितनी भी हालत में है, लेकिन आप लोन जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजीव महर्षि की अध्यक्षता में 3 मेंबर पैनल बनाया है, जो मॉरिटोरियम के दौरान लोन इंटरेस्ट था उसको वेव ऑफ किया जाए या फिर नहीं, ये राजीव महर्षि पैनल रिकमेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने में जो रैंकिंग जारी की गई है स्टेट्स की, उसको टॉप किसने किया है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने में गुजरात ने टॉप किया है। ये रैंकिंग भी DPIIT ने जारी की है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है। इसने 2nd एडिशन जारी किया है, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। गुजरात ने टॉप कर दिया है। देखिए 7 एरियाज एंड 30 पॉइंट्स पर ये रैंकिंग की जाती है, लेकिन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेंगे किसने टॉप किया है। गुजरात ने टॉप किया है। 2nd कौन आया है? कर्नाटक आया है। देखिए एग्जाम में बहुत डीप जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कैटेगरी वाई में किसने टॉप किया है और कैटेगरी एक्स में किसने टॉप किया है। तो 2 कैटेगरीज हैं, एक है कैटेगरी वाई। कैटेगरी वाई में ऑल यूटीज़ हैं एक्सेप्ट दिल्ली, यानी दिल्ली को छोड़कर सारी यूटीज़ हैं, और ऑल स्टेट्स हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्सेप्ट आसाम। तो ये कैटेगरी वाई हो गई। बाकी जो कैटेगरी एक्स है उसमें ऑल अदर स्टेट्स हैं प्लस दिल्ली है। तो कैटेगरी एक्स में आपका टॉप किया है गुजरात ने, जबकि कैटेगरी वाई में टॉप किया है आपका अंडमान एंड निकोबार में। देखिए आप याद रखिएगा, इस बार का जो रैंक, ये आपका रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसमें टोटल 22 स्टेट्स प्लस 3 यूटीज ने पार्टिसिपेट किया था। कैटेगरी एक्स में आपके गुजरात ने टॉप किया है, 2nd आया है कर्नाटक, फिर केरल। कैटेगरी वाई में आपके अंडमान निकोबार ने टॉप किया है, आप इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSCAF 2.0 फ्रेमवर्क किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो CSCAF 2.0 फ्रेमवर्क को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च कर दिया है। CSCAF मतलब क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। ये हमारे हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं मिनिस्टर, उनके द्वारा लॉन्च कर दिया है। जो स्मार्ट सिटीज मिशन है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, क्लाइमेट रेजिलियंट स्मार्ट सिटीज डेवलप की जाएंगी। टोटल 5 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाएगा और 28 इंडिकेटर्स पर, इसी के आधार पर CSCAF के तहत स्मार्ट सिटीज डेवलप की जाएंगी। देखिए इस प्रोजेक्ट को, यानी इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जितनी भी 5 लाख से ऊपर की सिटीज़ हैं, यानी 5 लाख की पॉपुलेशन से ऊपर की सिटीज़ हैं, वो सभी CSCAF के लिए एलिजिबल हैं। जब CSCAF फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी द्वारा, उसी दौरान स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज भी लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, बेहतरीन कैटेगरी के
फुटपाथ डेवलप करने थे। तो स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज ये भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा लॉन्च किया गया है, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर दिया? तो एनएसओ ने रिसेंटली IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका डाटा जारी किया। इस डाटा में बताया गया है कि जुलाई 2020 के दौरान जो इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 10.4% कंट्रीब्यूट कर दिया, यानी जुलाई में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रेट रही है -10.4%। देखिए IIP अगर अप्रैल टू जुलाई की बात करें तो 29.2% कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, यानी अप्रैल से जुलाई के बीच में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो -29.2% रहा है। यहाँ पर देखिएगा लास्ट ईयर इसी समय में 3.5% का प्लस का था। तो ये जो IIP है ये NSO द्वारा, पहले CSO द्वारा रिलीज किया था मंथली बेसिस पर, लेकिन अब NSO है तो NSO इसको रिलीज करता है। आप देखिएगा CSO और NSSO को मर्ज करके अब NSO बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितने इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया गया है? तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज थी, हरसिमरत कौर बादल जी, उन्होंने इसका अप्रूवल दे दिया, बाद में डिज़ाइन भी कर दिया है। टोटल 27 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया है हरसिमरत कौर बादल जी ने। इन 27 प्रोजेक्ट पर 743 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। आप इतना देखिएगा। देखिए जो 27 प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया गया है इसको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत अप्रूवल दिया गया है। किसान संपदा योजना की थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले लॉन्च हुई थी संपदा स्कीम। संपदा स्कीम का फुल फॉर्म था स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये संपदा स्कीम लॉन्च की गई थी 2016 में। इसके लिए फंडिंग क्या अनाउंस की गई थी 2016 से लेकर 2020 तक, यानी 2020 तक 6000 करोड़ की फंडिंग अनाउंस की गई थी संपदा स्कीम के तहत। बाद में PM मोदी जी ने कहा कि इसका नाम प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम होना चाहिए, तो 2017 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम रख दिया गया है। ये एक सेंट्रल स्कीम है और 7 कंपोनेंट्स पर काम करती है। 7 कंपोनेंट्स आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपसे सिर्फ ये पूछाएगा प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम में कितने कंपोनेंट्स हैं। जैसे 7 कंपोनेंट्स में क्या है, कोल्ड चेन बनाना, मेगा फूड पार्क बनाना, ऐसे करके 7 कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल एक लोन प्रोडक्ट है जो कि ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर के लिए लॉन्च किया गया है। अब बताना किस बैंक ने सफल लोन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली SBI द्वारा सफल लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए। सफल मतलब सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए लॉन्च किया है। इसमें क्या है खास, उन फार्मर्स पर फोकस किया जाएगा जिनका अभी तक कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है क्रेडिट स्कोर पूछते हैं ना लोन देने से पहले। तो सफल स्कीम के तहत उन्हीं को लोन दिया जाएगा मोस्टली जिनका पहले से कोई क्रेडिट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराइज एनिक इनिशिएटिव ये किस सेक्टर पर फोकस करेगा? तो अराइज एनिक इनिशिएटिव फोकस करेगा MSME पर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पर। देखिए अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, अटल इनोवेशन मिशन, इनके द्वारा आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अराइज मतलब तो उठना होता है, ये तो पता ही है। एनिक क्या है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज अराइज एनिक इनिशिएटिव। आप देखिएगा मेन पर्पस है MSME सेक्टर में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को कैसे प्रमोट किया है, यानी इनोवेशन और स्टार्टअप्स का कैसे यूज़ किया है MSME सेक्टर के प्रमोशन के लिए। इसमें क्या होगा, 15 चैलेंजेस को जो कि MSME सेक्टर फेस कर रहा है उनको स्टार्टअप्स के सामने रखा जाएगा और जो भी स्टार्टअप बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया करेगा उसको 50 लाख का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए अराइज एनिक स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें अटल इनोवेशन मिशन के साथ इसरो और कई सारी संस्थाएं हैं, आप याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना याद रखिए अराइज एनिक। एनिक मतलब अटल न्यू इंडिया चैलेंज MSME सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच में जो इंडिया का स्टील एक्सपोर्ट है लास्ट ईयर से कितना हायर रहा या फिर हाई रहा? तो हमारे जो स्टील मिनिस्टर हैं रिसेंटली लोकसभा में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडिया ने 2019-20 के दौरान जो इंडिया है वो स्टील का नेट एक्सपोर्टर रहा है। साथ ही साथ अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान इंडिया का जो एक्सपोर्ट है स्टील सेक्टर का वो लास्ट ईयर से 153% अधिक है। कितना? 153% अधिक है। तो फिर क्यों कोर सेक्टर में माइनस दिखा रहे हैं? ठीक है, तो ये बताया है इन्होंने स्टील मिनिस्टर ने लोकसभा में कि अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान इंडिया का स्टील एक्सपोर्ट 153% रहा है, 153%। साथ ही उन्होंने ये बताया डोमेस्टिक जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी 2019-20 के दौरान 142.29 मिलियन टन पर एनम रही।
आप इतना सिर्फ याद रखिएगा, 2019-20 के दौरान 142.29 मिलियन टन पर एनम रही। क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो क्रूड स्टील, देखिए पहले मैंने आपको बताया डोमेस्टिक क्रूड स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी टोटल कितना कैपेसिटी कर सकते हैं, लेकिन क्रूड स्टील प्रोडक्शन कितना रहा, यानी डिमांड के हिसाब से होगा, तो वो रहा 109.14 मिलियन टन पर एनम, क्योंकि लॉकडाउन आपका कोरोना वगैरह आ रहा था, तो क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी से कम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये आप लोगों ने पढ़ाई होगा मेरे ख्याल से। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट कितने लॉन्च किए गए हैं? तो रिसेंटली प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के तहत 8 इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, जिन्हें जो जन औषधि सेंटर्स होते हैं उनके द्वारा सेल किया जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये 2008 में लॉन्च की थी। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के तहत ये स्कीम लॉन्च की गई है। पर्पस क्या है? जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनका हेल्थ केयर बजट कम करना। हेल्थ केयर बजट कैसे कम होगा? जो ब्रांडेड दवाएं हैं उनकी जगह जेनेरिक दवाएं डेवलप की जाएं, इसीलिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च की थी। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो BPPI इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। BPPI मतलब ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत ये स्कीम है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंटरनेशनल क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज डे, ये किस दिन ऑर्डर किया गया? तो फर्स्ट इंटरनेशनल क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज डे ऑर्डर किया गया है 7 सितंबर को। 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया कि हम इंटरनेशनल क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज डे ऑर्डर किएंगे, और इस बार पहली बार 7 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया गया है। थीम क्या था? क्लीन एयर फॉर ऑल, ये था इसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट या यूटी गवर्नमेंट द्वारा बैक टू विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर द्वारा बैक टू विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें क्या था? स्टेट्स के जो पीपल्स हैं यानी लोग हैं उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कंबाइन करना, ताकि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी और आसानी से लॉन्च किया सके। तो बैक टू विलेज प्रोग्राम का फेज 3 लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, आप इतना देखिएगा। स्टेट से रिलेटेड न्यूज़, करंट अफेयर्स में तो मैंने सारी कवर करवाई है, नाबार्ड सीरीज में मिस हो गई है। जैसे वाटर मैनेजमेंट के लिए यूपी गवर्नमेंट ने इजराइल से जो है एग्रीमेंट किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या करें, सब कुछ नहीं कवर कर सकते इस सीरीज में। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए इजराइल के साथ यूपी गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था बुंदेलखंड रीजन में। साथ साथ NC जो RB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB ने सुसाइड एंड रोड एक्सीडेंट की एक रिपोर्ट जारी की थी, वो भी मैंने नाबार्ड सीरीज में कवर नहीं करी है, मैंने अपने जो करंट अफेयर्स की सीरीज है उसमें कवर की है। मैं आपको डाटा बता देता हूँ। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, जबकि रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं यूपी से। ये NCRB ने अपनी सुसाइड एंड एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग प्लानिट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो लिविंग प्लानिट रिपोर्ट रिलीज की गई है WWF द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा। देखिए हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, बाकी फैक्ट आप मिस कर दें तो भी कोई बात नहीं। इस रिपोर्ट में बताया गया है 1970 से लेकर 2016 के दौरान 68% जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो नष्ट हो चुकी है। तो 1970 से लेकर 2016 के बीच में 68% ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन नष्ट हो चुकी है। जो वेटलैंड एरिया था उसका 85%, टोटल वेटलैंड एरिया का 85% समाप्त हो चुका है। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने अपनी लिविंग प्लानिट रिपोर्ट में बताया है। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिज्ञासा प्रोग्राम, ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जिज्ञासा प्रोग्राम लॉन्च किया था 2017 में। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका प्रोग्राम है। पर्पस क्या है? स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट के साथ कनेक्ट करना। हमारे स्टूडेंट्स कई सारे इसरो गए थे ताकि साइंस के सेक्टर में वो इन्वॉल्वमेंट दिखा सकें। रिसेंटली जिज्ञासा प्रोग्राम पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया CSIR की CMERI द्वारा, सेंटर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। CSIR की एक बॉडी है, उसी के द्वारा जिज्ञासा प्रोग्राम पर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था, इसीलिए जिज्ञासा प्रोग्राम चर्चा में था। जिज्ञासा प्रोग्राम को CSIR द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है CSIR द्वारा KVS के सहयोग से, केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके पहले मैं बता दूं आपको, शायद मिस्टेक्स हुई हों और हो सकता है बहुत ज़्यादा हुई हों। अगर हुई होंगी तो मैं कल 5 मिनट की वीडियो में आपको जरूर सही बता दूंगा, नहीं हुई होंगी तो ऑल इज वेल। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो कनाडा बेस्ड एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया था। आपको बताना क्या है?
इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग है आपकी 105, 105वें प्लेस पे है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया। जो लास्ट एडिशन था उसमें इंडिया की रैंक थी 29, यानी इंडिया को 26 प्लेसेस का नुकसान हुआ है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। मैंने अभी आपको बताया कनाडा में एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस बार के इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को टॉप किसने किया है? तो हांगकांग ने टॉप किया है। सेकंड आया है आपका सिंगापुर। अच्छा, इंडिया में कैसे रिलीज की जाती है? तो इंडिया में दिल्ली में एक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटीज है, उसके द्वारा मिलकर फ्रेजर इंस्टीट्यूट ये रिपोर्ट जारी करता है। आप इतना देखिएगा। तो इंडिया को इस बार 26 प्लेसेस का डाउन हुआ है। लास्ट टाइम जो है 79 प्लेस पे था, इस बार 105 प्लेस पे है। ये है कुछ जीडीपी प्रेडिक्शन उनके फर्म्स के, बिल्कुल करेक्ट मैच हैं। आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लगा दीजिएगा। मूडीज ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 दौरान इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ये रहेगी, यानी इंडिया की इकोनॉमी 11.5% श्रिंक हो जाएगी। एसएनपी और किसाइल ने कहा है कि 9% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। आरबीआई ने कहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कि 8.9% आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। केयर रेटिंग एजेंसीज ने कहा है कि 8 से लेके 8.2% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और फिच ने कहा है -10.5% रहेगी, यानी 10.5% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये सही डाटा है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट मैच है, आप देख लीजिएगा, नोट कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं कल 5 मिनट की वीडियो में करेक्ट कर दूंगा। आई होप कि कोई मिस्टेक ना हुई हो। कल मिलते हैं 5 मिनट की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड